चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। संविधान के अब तक हमने 4 भाग देख लिए हैं और उनके बारे में चर्चा हो चुकी है। 5वें और 6ठे भाग को हम देखेंगे। संविधान के 5वें भाग में संघ की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में बतलाया गया है, तो 6ठे भाग में राज्य की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में बतलाया गया है। तो इन दोनों भागों का अध्ययन हम लोग साथ साथ करेंगे। एक तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन होगा, जिसे कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं, क्योंकि इससे दोनों जगह जो प्रावधान है वो आसानी से समझ में आएंगे। और एक बात और भी है कि इस तरह से अध्ययन करने का एक मुख्य वजह है कि राज्य और केंद्र दोनों के जो प्रावधान या सिस्टम जो है एक ही तरीके के हैं लगभग। तो कुछ जो है उनमें भिन्नता होती है, तो भिन्नता वाले जगहों को भी हम देख लेंगे और वो समझ में आएगा आसानी से। और बहुत से प्रावधान एक समान है, जैसे केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति होते हैं तो राज्यों के स्तर पर राज्यपाल प्रमुख होते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं तो राज्यों में मुख्यमंत्री। फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष, इसके अतिरिक्त राज्यों के मंत्रिपरिषद और विधानसभाओं के अध्यक्ष। तो इन सारे लोगों की जो कार्य प्रणाली और उनकी शक्तियां हैं लगभग एक समान होती है। तो इसलिए तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो समझ भी आसानी से आएगी और कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाएंगी। तो आज हम जो शुरू करेंगे इसमें जानेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। कुछ शुरू के 5-6 जो अनुच्छेद हैं उनको देखेंगे तुलनात्मक दृष्टि से, दोनों का, राष्ट्रपति का भी और राज्यपाल का भी। तो शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति का जो विवरण है हमारे संविधान में वो भाग 5 में मिलता है और राज्यपाल का भाग 6 में। अनुच्छेद 52 में यह बतलाया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पे होगा शब्द का एक विवेचना किया गया है, उसके बारे में बतलाया गया है कि होगा से मतलब है कि सदैव रहेगा, अर्थात भारत के राष्ट्रपति सदैव रहेंगे, अर्थात वह पद कभी रिक्त नहीं हो सकता और इस पद को समाप्त भी नहीं किया जा सकता है। किसी कारणवश अगर पद रिक्त होता है तो वैसी स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने का प्रावधान है। उसी तरीके से अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के बारे में बतलाया गया है कि हर राज्य के एक राज्यपाल होंगे। तो यहाँ भी राज्यपाल के बारे में वही बात है कि राज्यपाल होंगे अर्थात सदैव होंगे और उनका पद कभी रिक्त नहीं हो सकता है। तो और इस पद को समाप्त भी नहीं किया जा सकता है। तो यह मुख्य बातें हैं, दोनों जगह सेम प्रावधान है। अब इसमें एक अतिरिक्त प्रावधान जो है राज्यपाल के बारे में वो अनुच्छेद 153 में है। इसमें क्या कहा गया है, तो कोई भी व्यक्ति या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति हो सकता है। यह अनुच्छेद 53 में बतलाया गया है, 153 में बतलाया गया है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 53 पे। इसमें क्या है, तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब यही हूबहू लाइन जो है सो अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के बारे में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। तो कुछ परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कि यहाँ से दे दिया गया कि राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग, अपने शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने, उसके बाद इसके लिए 4 ऑप्शन दे दिए गए, अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा
मंत्रिपरिषद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या अन्य विकल्प दिए गए। अब इसमें जो सही जो आंसर होगा तो यह होगा, अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर राज्यपाल के संबंध में भी वही बात कही गई है। तो जब राष्ट्रपति में अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की बात होती है तो उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री और उनके अंतर्गत आने वाली मंत्रिपरिषद होती है। राज्यों के संबंध में जब यही बात आती है तो राज्यपाल जो हैं वो अब स्वयं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के में कौन आते हैं तो मुख्यमंत्री और उनके अंतर्गत आने वाली मंत्री परिषद। तो इसमें एक बात और भी है कि राष्ट्रपति जो है केंद्रीय कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका के शीर्ष पद पे बैठे होते हैं, परंतु वास्तविक शक्ति कार्यपालिका की प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है। परंतु राष्ट्र के जो भी काम हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे ही संपन्न किए जाते हैं। उसी तरीके से राज्यपाल की भी बात है कि राज्यपाल भी अपने राज्यों की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, शीर्ष पद पे बैठे होते हैं और उन्हीं के नाम पे राज्य के सारे कार्य निपटाए जाते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 53 और यहाँ पे अनुच्छेद 54 सेम है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 54 पे। तो इसमें क्या है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बतलाया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा और उस निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेंगे। तो इसमें बतलाया गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होगा और जो मतदान की प्रक्रिया होगी वो गुप्त मतदान द्वारा होगी। तो गुप्त मतदान तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें बतलाने की जरूरत नहीं है। अब अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है तो चुनाव जो होते हैं, मतदान जो होते हैं, दो तरीके से होते हैं। एक जिसमें जनता खुद भाग लेते हैं मतदान में, और जनता मीन्स नागरिक स्वयं मतदान में भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अप्रत्यक्ष मतदान में क्या होता है तो नागरिकों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो मतदान में हिस्सा लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वैसा ही होता है, जनता या नागरिक इसमें स्वयं मतदान नहीं करती है, बल्कि उनके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो मतदान में हिस्सा लेते हैं और उस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब हम आते हैं कि इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए जो मतदान होती है उस मतदान में कौन लोग होते हैं। तो मतदान में जो भी लोग भाग लेते हैं उसी को निर्वाचक मंडल कहा जाता है, निर्वाचक मंडल। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं तो इसके अंतर्गत आते हैं संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें संसद अर्थात केंद्र के स्तर पे और विधानसभा वो राज्यों के स्तर पे होते हैं। तो इन दोनों संस्थाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही मतदान में हिस्सा लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। अब संसद के अंतर्गत कौन कौन सी आती है तो दो सदने हैं इसके अंतर्गत, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों सदनों के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इसमें हिस्सा लेते हैं। तो लोकसभा के अंतर्गत कुल 545 सदस्य संख्या है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये 2 सदस्य मतदान में हिस्सा नहीं लेते। 543 जो निर्वाचित सदस्य है वही मतदान में हिस्सा लेते हैं। इसी तरीके से राज्यसभा के कुल 245 प्रभावी संख्या है, यह 245 सदस्य होते हैं। इसमें से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो 233 जो है वही निर्वाचित सदस्य होते हैं और वही मतदान में हिस्सा लेते हैं।
अर्थात संसद के स्तर पे देखेंगे तो लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 सदस्य मतदान में हिस्सा लेते हैं। इनकी कुल संख्या होती है 776। यही बात राज्यों के विधानसभाओं के साथ भी होती है। वहां भी सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही मतदान में हिस्सा लेते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न उठता है कि वह है कि केंद्र शासित प्रदेश भी हमारे यहाँ हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो वो उनकी संख्या 9 है, तो क्या वो भी मतदान में हिस्सा लेते हैं? तो इसमें यहाँ पे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हीं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का प्रावधान है। वो कौन कौन से हैं? तो एक है दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी। तो यहाँ के विधानसभा के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, वो भी मतदान में हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में किन राज्यों के प्रतिनिधि राष्ट्रपति के मतदान में हिस्सा लेते हैं? तो इसका जवाब होगा दिल्ली और पांडिचेरी। अब आते हैं कि इनके मतदान में हिस्सा कौन नहीं लेते। तो इनके मतदान में एक की तो हमने चर्चा कर ली कि जो मनोनीत सदस्य जो भी होते हैं वो मतदान में हिस्सा नहीं लेते। दूसरे विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भी मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या है? तो हमारे देश में जितने अलग अलग राज्य हैं, सभी राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान नहीं है। सिर्फ 8 राज्यों में विधान परिषद है। तो इसलिए विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव से अलग रखा गया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अनुच्छेद 55 पे। इसमें क्या बतलाया गया, इसमें क्या प्रावधान है? तो निर्वाचन की रीति, अर्थात राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी, तरीके क्या होंगे, वो बतलाया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक है अनुपातिक प्रतिनिधित्व या इसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है, और दूसरा एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। तो हमें पहले इन 2 शब्दों को जानना होगा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि समान रूप से प्रतिनिधित्व देना। तो यह प्रतिनिधित्व जो है सो 2 स्तरों पे होता है। अभी हम लोगों ने चर्चा की कि जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो संसद से निर्वाचित सदस्य और दूसरा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये राज्यों से आते हैं और ये केंद्र से, अर्थात यहाँ ये सदस्य जो होते हैं पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि इनके जो मत होते हैं, वोट जो होते हैं वो, और इनके मत का वोट, अर्थात इनके कुल मतों का योग और इनके कुल मतों का योग बराबर रखा गया है। अर्थात केंद्र और राज्य दोनों के बीच में संतुलन स्थापित किया गया है। किसी को ज़्यादा और किसी को कम महत्व नहीं दिया गया है। अर्थात राज्यों के कुल मतों के संख्या और संसद सदस्यों केंद्र के कुल मतों की संख्या बराबर बराबर होती है। तो पहला तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व यह हुआ। दूसरा जो प्रतिनिधित्व समानुपातिक का जो मतलब दिया गया है वह है कि राज्यों के स्तर पे भी जनसंख्या को एक आधार बनाया गया है, और उसको आधार बनाने का कारण है कि कुछ जो राज्य हैं बड़े किस आधार पे? तो जनसंख्या के आकार के आधार पे। सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश के हैं। कुछ जो राज्य हैं छोटे हैं, मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं
वो छोटे हैं, उनकी जनसंख्या कम है। तो कहीं भी जो प्रतिनिधित्व दिया गया है हमारे यहाँ, उसका आधार जनसंख्या है। तो जनसंख्या के आधार पे लोकतंत्र में पद्धतियाँ चलती हैं। सारे सिस्टम जो है सो जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पे चलता है। तो जाहिर सी बात है कि जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा होगी उन राज्यों का महत्व ज़्यादा होगा, अर्थात उनका जो वेटेज होगा वो ज़्यादा होगा, और जहाँ की जनसंख्या कम होगी वहाँ का वेटेज जो है वो कम होगा। तो यही बात इसमें है। अब जनसंख्या की जब यहाँ पे बात आती है तो इसमें ध्यान देना है कि ये वर्तमान सेंसस अर्थात आज 2020 है, तो 2011 के जनसंख्या के आंकड़े का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि 1971 में जो जनसंख्या थी अलग अलग राज्यों की, उसी को आधार माना जाता है। अर्थात अभी भी 1971 की जो जनसंख्या है उसी के अनुसार से राष्ट्रपति के मतों की गणना की जाती है। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि 2031 तक 2031 के जनगणना के बाद ही 2026 के बाद ही कोई बदलाव होगा। किसमें बदलाव होगा? तो निर्वाचन से संबंधित जो भी हैं सीटें हैं, तो उसमें 1971 के आंकड़े को ही प्रयोग में लाना है। तो 2026 के बाद वो चेंज होगा और 2021 के जनसंख्या का उसमें उपयोग किया जाएगा, अर्थात 50 सालों की जो है यही 1971 तक चलेगा। अब अगली बार इसमें संसद जो नियम बनाएगी उसके अनुसार से आगे प्रावधान किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यूपी की जनसंख्या करीब 8 करोड़ थी 1971 में, और निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो थी वो 403 थी। तो इसके मत मूल्य जो है सो वो करीब बैठता है 208। और बिहार के इसी फॉर्मूले के आधार पे बिहार की जो मत मूल्य निकलते हैं एक विधायक का, वो करीब 178 के आसपास आता है। और वैसे छोटे जो राज्य हैं वो और भी कम होते हैं, तो 208 से लेके करीब 110 तक के आता है यह नंबर, एक विधायक के मत का मूल्य अलग अलग राज्यों के। तो यहाँ से आपको यह क्लियर होगा कि जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है उनका ज़्यादा महत्व है राष्ट्रपति के चुनाव में, और जिनकी जनसंख्या कम है उनका महत्व कम है। तो यही बात है इसमें। अब इसी में आप देखिए एमएलए, एक एमएलए के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है? तो राज्य की कुल जनसंख्या, ये जनसंख्या जो है सो 1971 के अनुसार में जो जनसंख्या होगी उसको विभाजित किया जाता है विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, और ये जो भागफल आता है इसको पुनः 1000 से विभाजित कर दिया जाता है, और जो निकलता है वो संख्या यही आता है। यूपी के लिए यह आएगा, बिहार के लिए यह आएगा। तो यह एक एमएलए के मत का मूल्य होता है। अब सांसदों के संबंध में क्या होता है? तो पूरे राज्यों के अर्थात भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के जितने एमएलए होते हैं उन सभी एमएलए के मत मूल्यों को जोड़ दिया जाता है। वो जो जोड़ आता है उसको संसद की कुल जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है अर्थात 776 जो संख्या आती है निर्वाचित सदस्यों की, उससे विभाजित कर दिया जाता है, तो वो एक सांसद के मत का मूल्य हो जाता है। तो यही है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें अर्थात 50% वेटेज होता है केंद्र का और 50% राज्यों का। और दूसरी बात आपने जनसंख्या के अनुसार देख लिया कि जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है उनका महत्व ज़्यादा, कम जनसंख्या वाले राज्यों के महत्व का महत्व कम होता है।
महत्व इन सेंस की मतलब जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा प्रभावी भूमिका में होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनसंख्या ही मुख्य आधार होता है। तो वही बात यहाँ पे है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो आपको समझ में आया होगा। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसको हम जानते हैं कि टेक्निकली एकल संक्रमणीय मत क्या होता है। तो जहां भी अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वहां पे एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रणाली में क्या होता है, हमारे यहाँ जो 4 ऐसे पद हैं जहां पर कि चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। वो 4 पद कौन कौन से हैं, तो एक है राष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति, तीसरे राज्यसभा के जो सांसद चुने जाते हैं उनका, और चौथा एमएलसी अर्थात विधान परिषदों के जो सदस्य चुने जाते हैं उनके निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, तो आप देखते होंगे कि जो साधारण जो मतदान की प्रक्रिया होती है उसमें किसी एक प्रत्याशी को चुनना होता है। जैसे आप वोट देते हैं, सांसद या विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, तो वोटिंग करते हैं आप। तो वोटिंग करते हैं तो अगर मान लीजिए कि 10 प्रत्याशी हैं तो आप किसी एक को चुनते हैं, एक ही पर आपको बटन दबाना होता है। परंतु एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में क्या होता है कि जितने भी प्रत्याशी होंगे सभी को वोट देना होता है। उसमें क्या किया जाता है, तो उसमें प्राथमिकता दी जाती है कि आपको अपने मत पत्र पर प्राथमिकता अंकित करनी होती है। जैसे मान लिया कि 4 प्रत्याशी हैं, ए, बी, सी और डी। आपने जो है सो प्रत्याशी एक को पहली प्राथमिकता दी तो यह फर्स्ट, दूसरी प्राथमिकता आपने बी को दिया, तीसरे आपने सी को दिया, तीसरा जो आपका पसंद है वो सी है और चौथा जो पसंद है वो डी है। तो आपको अपने पसंदों की वरीयता को अंकित करना है कि आपकी पहली पसंद कौन है, पहले के बाद दूसरी पसंद कौन है, तो वो अंकित करना होता है। दूसरे के बाद तीसरी पसंद आपकी कौन है, तीसरे के बाद आपके चौथे पसंद कौन है। तो जितने भी प्रत्याशी होंगे सभी को आप अपना अंक देना होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके जितने भी प्रत्याशी होंगे। तो इसे ही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। और जो सांसद और विधायक और अन्य जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, वो रेस के समान होता है कि एक दौड़ लगी हुई है, उस दौड़ में जो सबसे आगे निकल गया उसी का चुनाव होता है, वही जीत जाता है। तो हमारे विधायक और सांसद जो होते हैं, एमएलए और एमपी, लोकसभा के और विधानसभा के, तो उनका चुनाव उसी प्रणाली से होता है। परंतु राज्यसभा के सांसद और विधान परिषदों के विधायक, ये सब जो हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल, वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुने जाते हैं। तो यहाँ पे जब एक बात और, ये जो 4 लोगों का अप्रत्यक्ष तरीके से और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से जो चुनाव होता है उसमें 3 का जो चुनाव होता है उसमें गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे राष्ट्रपति के संबंध में गुप्त मतदान प्रणाली, उपराष्ट्रपति में भी गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। उसके बाद एमएलसी का जो चुनाव होता है उसमें भी गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग होता है। परंतु राज्यसभा के जो सांसद चुने जाते हैं उनका चुनाव तो अप्रत्यक्ष होता है, परंतु वहाँ मतदान की प्रणाली जो होती है वो गुप्त नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि जो मतदाता होते हैं उनको अपने पार्टी के सचेतक को बतलाना होता है कि मैं इसको वोट दे रहा हूँ, इसीलिए वो गुप्त मतदान प्रणाली वहाँ पे नहीं होती है। ये ध्यान रखेंगे, कहीं पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें गुप्त मतदान प्रणाली नहीं होती है।
अब हम आते हैं एकल संक्रमणीय से आगे राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी जो मतगणना की जो प्रक्रिया होती है उसको जानते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, तो कोटा सिस्टम इसमें होता है। जैसे सांसद और विधायक में तो हमने देख लिया कि जो रेस में सबसे आगे निकल गया उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के केस में वैसा नहीं होता, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा मत लाना ही होता है। साथ में एक और बात देखी जाती है, वो क्या है कि 50% से अधिक वैध मत लाने होते हैं। 50% से ज़्यादा वैध मत लाने होते हैं। मान लीजिए कि कुल वैध मत 3000 हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करके इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए 1501 वोट चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। लेकिन अन्य के मामले में ऐसा नहीं होता। आप देखे होंगे कि जो कुल वैध मत पड़ते हैं उसका 25% 30% जिसको वोट मिलता है वही जीत जाते हैं, परंतु राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं होता है। और दूसरी जो प्रक्रिया होती है वह चक्रीय प्रक्रिया होती है। चक्रीय प्रक्रिया क्या होती है कि यहाँ पे एक चीज तो हमने चर्चा की कि प्रिफरेंशियल वोटिंग होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में, कि आपको अगर 4 प्रत्याशी है तो चारों को वोट करना है, आपको प्राथमिकता देनी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके नंबरिंग दिया जाता है। तो जो मतगणना होती है उसका तरीका क्या होता है कि मान लीजिए कि 4 प्रत्याशी हैं ए बी सी डी, तो जितने मत पत्र अंकित होते हैं उसमें पहली दूसरी तीसरी चौथी प्राथमिकता के अनुसार मतदान किया जाएगा। तो वोटों की जो गिनती होगी तो उसमें पहली प्राथमिकता पे जिस सदस्य का सबसे ज़्यादा मत पड़ेंगे उनको पहला राउंड में जो गिनती होती है फर्स्ट राउंड में वो पहली वरीयता वाले को देखी जाती है। तो पहली वरीयता में मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा मत पड़े ए को, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। 3000 टोटल वैध मत पड़े थे, उसमें से 1100 ए को मिला, 800 बी को मिले, 600 सी को मिल गए और डी को मिले 500। तो 1501 चाहिए जीतने के लिए। इनको तो 1100 मत ही सबसे ज्यादा मिला प्रत्याशी को। तो अगर यह एमपी का जो चुनाव होता साधारण चुनाव तो यहीं पर विजेता घोषित कर दिए जाते, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। इनको 1501 वैध मत लाना ही पड़ेगा। तो वो कैसे आता है उसको समझ लेते हैं। तो पहले राउंड की जो मतगणना हुई उसमें तो नहीं आ पाया, तो अब दूसरे चक्र की मतगणना होगी। उसमें क्या किया जाता है कि जो सबसे कम जिसको वोट मिलता है उसको हटा दिया जाता है दूसरे चक्र के गिनती से, और इनके द्वितीय चक्र के जो वोट हैं वो इनमें बाकी के 3 सदस्यों में जोड़ दिए जाते हैं। द्वितीय वरीयता के वोट क्यों जोड़े जाते हैं कि प्रथम वरीयता वाले मत तो इन्हीं को पड़े हैं, द्वितीय वरीयता जो है वो बाकी तीनों में बटे होंगे तो वो जोड़ दिया जाता है। तो 500 में मान लीजिए कि 410 ए को पड़ा, 410 बाकी 50 पड़ा बी को द्वितीय वरीयता में, और सी को पड़ा द्वितीय वरीयता में 40 मत, तो जोड़ दिया। अब इसको जोड़ा जाता है तो इनके मतों की संख्या क्या हो गई 1510, इनके 850 हो गए और इनके 640 हो गए। तो ये 1501 की जो संख्या थी उसको इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो द्वितीय चक्र की गणना के बाद ए को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो इसे ही चक्रीय प्रणाली कहा जाता है और इस आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि राष्ट्रपति का जो चुना गया जो व्यक्ति हो सबसे ज़्यादा मत ही नहीं मिले बल्कि 50% से अधिक मत प्राप्त हो।
तो ये है हमारे यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, इस प्रक्रिया से चुने जाते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे अब 155 जो अनुच्छेद है वह है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, क्योंकि राज्यपाल का किसी तरीके से निर्वाचन नहीं होता है। राज्यपाल को क्या किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। तो 155 में यही है, राज्यपाल की नियुक्ति है। यहाँ पे 55 में क्या था, निर्वाचन की रीति बतलाई गई थी। यहाँ भी एक तरीके से राज्यपाल के निर्वाचन की नीति है, लेकिन निर्वाचन नहीं होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। वो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आज का लेक्चर खत्म करने से पहले एक बार फिर दोहरा लेते हैं। राष्ट्रपति का भाग 5 में विवरण है, राज्यपाल का भाग 6 में। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 152 राज्यों के राज्यपाल होंगे। कार्यपाल अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 154 कार्यपालिका की शक्ति राज्यों में राज्यपाल में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बतलाया गया, निर्वाचक मंडल के बारे में बतलाया गया। यहाँ पर 154 और यहाँ पे 53 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या प्रक्रिया को बतलाया गया है। यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बतलाया गया अनुच्छेद 155 के रूप में। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो भी बातें बतलाई गई टेक्निकल वो आपको समझ में आए होंगे और आपकी समझ जो है सो इससे ज़्यादा विकसित होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और आपको सहायता मिलेगी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर दबा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।